पिछले 6 सालों में कोई ऐसा वर्स्ट केस आपके पास आया हो? There was one case. It was a child sexual abuse case. बच्चे के symptoms इतने ज़्यादा थे कि me and my consultant we were bound to start on the medications. This child was actually pointing out fingers at a family member. Oh, and what was the age of the child? She was 14. Culprit होते हैं वो family members ही होते हैं. When I presented it to my consultant, he was also shocked. Past क्या होता है? It's just the resilience and you evolving on an everyday basis. रात को अगर सैड सॉन्ग सुन लो तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ तो कितना ही बुरा चल रहा है लाइफ में। इसका evolution से बहुत तगड़ा नाता है. Shall we also talk about the unconscious mind of us? So, अभी आपको कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में? ऑलरेडी मुझे 6 years हो चुके हैं. 6 years हो गए, राइट? सो पिछले 6 सालों में कोई ऐसा वर्स्ट केस आपके पास आया हो कि मतलब आपको आप भी खुद शॉक हो गए हो कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये हो भी कैसे सकता है, ये कि बहुत ही शॉकिंग रहा आपके लिए भी? राइट, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं बट द थिंग इज़ कि हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको याद ना रखें बिकॉज वी फील कि हमने अपना बेस्ट उस केस में दे दिया है. वी हैव ट्रीटेड एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन टू सी डिफरेंट केसेस, क्योंकि एज अ साइकाइट्रिस्ट हमें अपने आप को बहुत ही अनबायस्ड रखना पड़ता है. हम बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते बिकॉज दैट विल क्लाउड आवर जजमेंट. अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए किसी केस से या हम बहुत ज़्यादा किसी केस से अफेक्ट हो गए, सो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर फर्दर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन अदर केसेस. तो वो फिर बाकी पेशेंट्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जस्टिफाइड नहीं रहेगा. But having said that, yes, there was one case मेरे residency period में when I was still learning the art and skills of psychiatry. और उस केस में मैंने it was in 2018. 2018. Yes. तो ऑलरेडी आई वॉज अ न्यूबी इन दैट फील्ड और मुझे उस केस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला. इट वॉज अ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ केस. और जिस हिसाब से उस बच्चे ने नरेट किया था अपनी स्टोरी और मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली थी एंड व्हेन आई प्रेजेंटेड इट टू माय कंसल्टेंट, ही वाज आल्सो शॉक्ड. ही सेड कि इतना सब कुछ हो गया और बच्चा अपने घर में नहीं बता रहा है और तुम्हें बता रहा है. एंड तुम न्यूबी हो, शायद तुम इमोशनल होकर उसका हिस्ट्री ले रही हो, तो शायद तुम्हारा जजमेंट जो है वो इस केस में बायस्ड हो गया है. तो आई सेड सर आई एम टेकिंग हिस्ट्री एज द चाइल्ड इज़ नरेटिंग टू मी करके. तो मैंने हिस्ट्री ली, आई गेव द डायग्नोसिस. मेरे कंसल्टेंट ने उस पर डबल क्वेश्चन मार्क लगाया था कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. मे बी द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस या चाइल्ड को पता नहीं है वो अपनी मेमोरी को. क्या आप साइकोसिस को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. साइकोसिस इज द स्टेट वेयर द पेशेंट लूजेस द टच ऑफ रियलिटी. उसको डिल्यूजन्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ नहीं भी एग्जिस्ट करती उसको उस चीज़ में बिलीफ होता है कि क्या ये ड्रग्स के बाद होता है या फिर विदाउट ड्रग्स भी होता है? दोनों केसेस. ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी होता है जिन्हें ड्रग इंड्यूस डिल्यूजन्स भी कहा जाता है, और ये विदाउट उसके भी हो सकता है. जैसे कि नॉर्मल स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस होते हैं, एक्यूट साइकोसिस के केसेस होते हैं, मेनिया में जब साइकोटिक सिम्टम्स हो जाते हैं उसके केसेस में होते हैं. तो ये एक इंडिपेंडेंट कंडीशन भी है अपार्ट फ्रॉम ड्रग अब्यूज. तो इट कैन हैपन to anyone for that matter. Okay. But the thing is कि हमें वही question करना है. That's when it becomes difficult for us because the patient feels it is actually happening with him or her. Yes. और हमें उसकी मतलब reality को test करना पड़ता है. I think psychiatry is the only field जिसमें हमें family members की history पे भी equally rely करना पड़ता है apart from the patient. क्योंकि तभी हम reality testing कर सकते हैं whether it has actually happened or not. So which is why this case become a challenging for me, क्योंकि रियलिटी टेस्ट में तो कोई फैमिली मेम्बर्स को कुछ पता ही नहीं था इस केस में कि हो क्या रहा है एंड वेदर वॉट एवर द चाइल्ड इज नरेटिंग वेदर इट इज ट्रू और नॉट. तो वी हैड केप्ट अ डबल क्वेश्चन मार्क एंड वी हैड इन्फॉर्म द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो कि बच्चा ऐसे ऐसे नरेट कर रहा है. और जैसा कि इंडियन सोसाइटी और बाकी जगह होता है, मैक्सिमम चाइल्ड अब्यूज़ केसेस जो होते हैं उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स कल्प्रिट होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं. सो दिस चाइल्ड वाज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट फिंगर्स एट अ फैमिली मेम्बर कि ही हैज़ सेक्शुअली असॉल्टेड मी. So it was an appalling reality for the family members also, and there was no way we could test the reality. Nevertheless, बच्चे के symptoms इतने ज़्यादा थे कि me and my consultant we were bound to start on the medications. और हमने सोचा कि बच्चा जब मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करेगा शायद तभी हमें इसका जवाब मिलेगा. And what was the age of the child? She was 14. 14.
Yes. Okay. So 14 years of age and sexual abuse and lot of traumatic events and the child was a topper at school and suddenly academic performance reduce होने लग गया उसका काफ़ी deteriorate हो एंड गया क्या वो था. फैमिली मेंबर वहाँ पर मौजूद थे जब आप? Not really. But yes, वो उस टाइम तो नहीं थे. But that person is living with the child at that point of time और वो काफ़ी अभी तक भी continue कर रहे थे. Okay. And the child was brought. But we gave the medicines and the child responded beautifully and that basically put a stamp on our diagnosis कि हमारा diagnosis सही था. सही था. So it was a challenging case. It was not, I would say, it was not a very difficult case per se, but it was challenging to assess the reality behind it. क्या अभी भी आप उनके टच में हो या? नहीं सर, ये हमारा वो रहता है कि जब तक हम therapeutically patient से connected रहते हैं till that time we are connected, but उसके बाद they are free to live their own lives. Do you think कि वो अपना पास्ट भूल गई होगी या फिर कभी कुछ ग्लिम्स आ जाते हैं, कभी सैड मोमेंट्स पे या कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स पे याद आ जाता है? कोई अपना पास नहीं भूलता है. देयर इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म जब हम कहते हैं कि हम अपने पास को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं बट समवेयर इट कीप्स ऑन कमिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. आप ये इसके ऊपर मैटर करता है कि आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हो. तो बहुत कुछ आपकी डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ यू जस्ट ट्राई टू सप्रेस इट, वो कभी ना कभी आपके अंदर से बाहर निकलेगा ही निकलेगा इन सम और द अदर डिफरेंट फॉर्म. या तो बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, राइट. आजकल के जेनजीज काफ़ी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हमें डैडी इश्यूज़ हैं. सो दीज आर सर्टन टर्मिनोलॉजीज़ जो कि आजकल काफ़ी वायरल हुई हैं. सो ये सब उन्हीं पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट से ही निकली हुई हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हो. हाउ डू यू रिएक्ट टू इट, हाउ डू यू रेसिप्रोकेट टूवर्ड्स इट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ हैज़ योर फैमिली मेम्बर्स रेसिप्रोकेटेड टूवर्ड्स इट. क्योंकि अगर आपकी फैमिली या आपका सपोर्ट सिस्टम उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं करेगा देन यू आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन टू एस्पेक्ट्स इन वन गो. एक तो आप अपने सपोर्ट सिस्टम पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आपको खुद में इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉर्ट इट आउट. और अगर ये चाइल्डहुड में हुआ हो तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के फॉर्म में निकलता ही निकलता है. सो बेसिकली हाउ डू यू नो कि अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है? मतलब अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ और मतलब ठीक है, मतलब यू आर गिविंग मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग, बट अगर मैं बोलूँ, मैं आपको बोल के चला गया कि हाँ मैं ठीक हो गया एंड यू हैव बिलीव्ड इट, बट मैं अभी भी उस स्टेट में हूँ, then how would you know? Yes, because family members, as I said, the second aspect, one aspect of history is the patient himself or herself, and the second aspect of the history is the family members. वो बताते हैं क्योंकि हमारी साइकाइट्री में मतलब ये आप बहुत एक्चुअली में सबके टच में रहते हो. सबके टच में रहते हैं. ठीक है. विच इज़ वाई हम अपने कंसल्टेशंस के टाइम में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ आओ. और फैमिली मेम्बर ऐसे नहीं जो दूर दराज के मामा नाना हों, दोज हु हैव एक्चुअली सीन यू ग्रोइंग, दोज हु लिव विथ यू, ताकि वो आपकी जो है वो रेलेवेंट हिस्ट्री हमें दे सके. तो हमारे इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं. एक होता है प्री मॉर्बिड लेवल, यानी कि जो आप कंडीशन जिससे आप सफ़र किए हो उससे पहले आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, आप किस तरीके के पर्सन थे. तो हमें एक तो वो असेस करना पड़ता है जो कि हम पहले ही हिस्ट्री में असेस कर लेते हैं, सो दैट वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही वॉज बिफोर, ही और शी वॉज बिफोर, और वो अब कैसा है और हमारा टारगेट कैसा है कि हमें उसको किस लेवल पे लाना है रिस्टोरेशन के लिए. तो पहला तो वो. दूसरा, पेशेंट कुछ भी बोले, फैमिली मेम्बर्स भी तो उस चीज़ को जानते होंगे ना कि नाउ हाउ ही इज़ एक्टिंग. तो एक वो कोलैबोरेटिव हिस्ट्री जो है, सो यू गेट अ चेकअप फॉर 7-14 डेज और फॉर मंथ आल्सो कि अभी क्या चल रहा है, अब कैसा चल रहा है. विच इज़ वाई हम अपने जब हम फर्स्ट कंसल्टेशन लेते हैं तो हम फैमिली मेम्बर से भी हिस्ट्री लेते हैं. उसके बाद हम फिर उनको इवैल्यूएट करते हैं रेटिंग स्केल पे, एंड व्हेन एवर वी कॉल देम फॉर फॉलोअप्स, अगेन फैमिली मेम्बर से भी दोबारा से हिस्ट्री लेंगे क्योंकि पेशेंट ने ये बताया कि हम इतना % इम्प्रूव हैं, हाउ मच इम्प्रूवमेंट डज द फैमिली मेम्बर इज एक्सपेक्टिंग, और उनको कितना अप्रिशिएट हो रहा है. दोज आंसर्स शुड बी बेसिकली कोलैबोरेटिव ऑफ ईच अदर. तभी हम मानते हैं कि इन ऑल डोमेन पेशेंट इज इम्प्रूविंग. ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअल में पास्ट क्या होता है, एंड एक मेरा क्वेश्चन और है, क्या मतलब मेंटली डिपेंड करता है लोगों पे कि इसका मेंटल स्टेट ज़्यादा अच्छा है, इसका मेंटल लेवल थोड़ा कम है, एज इन कि अगर मैं अपनी बात करूं तो
मैं बचपन से बहुत चीज़ों से गुजरा हूँ, मतलब आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, बट क्या मेरा मेंटल लेवल स्ट्रांग है कि मुझे वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, और अगर कोई और उस सेम चीज़ों से गुजरा होता, उसका मेंटल लेवल कम होता, तो क्या उसको ये चीज़ें मतलब तंग कर रही होती है, पास्ट थोड़ा सा अपना वो लग रहा होता, तो क्या ये डिपेंडेबल है कि किसी का पास्ट कैसा है या फिर किसी का नहीं है, या फिर क्या वो ज़्यादा उसके साथ हुआ था, उसका कम हुआ था, या किसी का मेंटल स्टेट इतना हाई हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी का मेंटल स्टेट इतना कम हो कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो बेसिकली पहले पास्ट क्या है एंड देन क्या मेंटल स्टेट होता है लोगों का, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। राइट, ये एक बहुत ही डायनामिक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। पास्ट क्या है, इट इज़ जस्ट दैट कि जो हम अभी इस मोमेंट में हैं, ये मोमेंट पास हो गया तो ये पास्ट रह गया हमारा, राइट। बट इस मोमेंट में हमारे साथ क्या क्या घटना घटी और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसा रहा, यही पास्ट रहता है हमारी फील्ड के हिसाब से। क्योंकि पास्ट में अच्छी मेमोरीज भी होती हैं, बैड मेमोरीज भी होती हैं, बट एज अ साइकाइट्रिस्ट व्हाट मैटर्स टू मी इज़ कि उस इंसान के जो वो मेमोरीज थे, उसने कैसा इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर छोड़ा है एंड हाउ दिस पर्सन हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट। पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि और जैसा कि आपने मुझे बोला कि कैसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोगों में इसका कितना इम्पैक्ट रहता है। यस, ये एक नेचर नर्चर और रेजिलियंस थ्योरी हम बोलते हैं। मतलब आई थिंक जैसे हमने पिक्चर्स में देखा कि मतलब फादर की डेथ हो गई एंड एक बेटा बदमाश बन गया एंड एक बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया। यस, तो ये डेफिनेटली ये नेचर होता है एक इंसान का अपना, क्योंकि एक इनेट टेंडेंसी होती है जिसमें बहुत सारे जेनेटिक कॉम्पोजिशंस होते हैं। कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल अपने पापा के ऊपर है या ये तो अपनी मम्मी के ऊपर क्या है। तो कुछ पार्ट तो नेचर का हो गया अपना, जो कि जेनेटिक्स से आता है। कुछ होता है नर्चर का, कि हाउ हैव यू बीन नर्चर्ड इन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखते हो जो जिनके ब्रोकन फैमिलीज़ होते हैं, जिनके पेरेंट्स उतना सपोर्टिव नहीं होते हैं, आपने देखा होगा कि चाहे वो उसका नेचर कितना भी अच्छा रहा, बोलते हैं ना कि इसकी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, बट बिकॉज ब्रोकन फैमिली से था, उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, तो नर्चर अच्छा नहीं हो पाया। तीसरी चीज़, रेजिलियंस। एक बच्चा अपने आप में कैसे ग्रो करता है, ये पर्सनालिटी की हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है वो कि बहुत ही डायनामिक है। आप एक साल पहले जैसे थे, ज़रूरी नहीं कि आज आप वैसे ही हों। Exactly. हर इंसान इवॉल्व करता है, अब वो चाहे बेटर वे में करे या वर्स वे में करे। हर साल एक नई पर्सनालिटी को जन्म देता है। कहते हैं ना कि बड़े होते होते आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो। कैसे स्टेबिलिटी आ गई? नेचर तो वही था, नर्चर तो पुराना रह गया। इट्स जस्ट द रेजिलियंस एंड यू इवॉल्विंग ऑन अ एवरीडे बेसिस। तो ये इन तीनों का डायनामिक कहते हैं ना मिश्रण है एक तरीके से। तो हम किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी इशू हो जाता है, कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहते हैं या किसी भी तरीके का कोई एक फ्लॉ आ जाता है, तो हाउ दैट पर्सन इज़ डीलिंग विथ इट एंड हाउ द इन्वायरमेंट सपोर्टेड इट और उसके आगे उसका क्या कंडीशनिंग रही है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि हाउ यू डील विद द पास्ट एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू इवॉल्व इनटू। ओके, ठीक है। आई थिंक इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और है कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हो रहा लाइफ में, बट रात को अगर सैड सॉन्ग सुन लो तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ तो कितना ही बुरा चल रहा है लाइफ में। मतलब सैड सॉन्ग्स आपके पास ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं कि सब कुछ फिर ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड अगर हम लोगों ने बहुत सिद्धू मूसेवाला लगा दिया देन गाड़ी की रेस पे पैर जाता रहता है, हम लोग और तेज चलाते रहते हैं। सो ये क्या फंडा, ये कैसे होता है? वेल, इसमें हम अपनी ब्रेन की वायरिंग को जो है वो कल्प्रिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेगेटिव इमोशंस के लिए ज़्यादा वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका इवोल्यूशन से बहुत तगड़ा नाता है। कैसे? आप जानते हो कि हम लोग हंटर्स थे पहले, राइट? तो हम लोग जो है वो एस्केप, राइट, फियर, फ्राइट, एस्केप, इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छे से मॉडल थे, क्योंकि हमें हंट करना होता था, हमें अपनी जान बचानी होती थी। तो इसकी वायरिंग बहुत ही पुरानी है, और जितनी पुरानी वायरिंग होती है, जितना पुराना वो एम्बेड होता है हमारे सिस्टम में, वो ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है। तो एक नेगेटिव इम्प्रिंटिंग हमारे दिमाग में पहले से हुई है। तो जब हम कोई भी सैड सॉन्ग सुनते हैं तो वो पुरानी वायरिंग जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है कि उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं।
ये हैप्पीनेस और ये सारी चीज़ें जो है, जो पॉजिटिव इमोशन है, वो हमारा ब्रेन ना थोड़ा डिलेड वे में अप्रिशिएट करता है। तो इसका हमारे ओरिजिन से, हमारे एवोल्यूशन से काफ़ी बिकॉज वी हैव बिन कंटिन्यूसली रीडिंग अबाउट इट, तो हमें पता चला कि ये उससे रिलेटेड है। तो इसीलिए जो भी आप नेगेटिव सॉन्ग सुनोगे उसमें आप ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाओगे कि ये तो मेरे साथ ही हुआ है, एंड इट टचेज़ यू मोर। अगर आप हैप्पी सॉन्ग सुनोगे तो शायद इतना उसका इफेक्ट लास्टिंग नहीं रहता जितना नेगेटिव सॉन्ग का रहता है। और जहाँ तक आपने ये बात करी ये सिद्धू मूसेवाला टाइप की, इट्स मोर ऑफ एक्सिलरेटिंग, इट्स मोर ऑफ थ्रिल। तो आप जानते हो कि एडवेंचर तो हमारे एवोल्यूशन में ही है। तो अगेन दैट सेम वायरिंग, इट गिव्स अस थ्रिल। तो वो हमें एक्सेलरेशन करना या इस तरीके के एक्सिलरेटिंग मोमेंट्स को एंजॉय करना, वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, shall we also talk about the unconscious mind of us? मतलब Yes, do you think absolutely. कि it is relatable to our industry? वेरी मच रिलेटेबल। और रादर हमारा मेजॉरिटी चंक जो है वो अनकॉन्शियस माइंड ही है। हम जब पढ़ते हैं तो हम Can you एक tell our viewers a brief कि unconscious mind होता क्या है? यस एब्सोल्युटली। सी हम जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ वेरी कॉन्शियस पार्ट ऑफ मी, जो कि बहुत ही मतलब आप ऐसे समझो इट्स लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ठीक है, हम उतना ही अभी इस मोमेंट में जी रहे हैं, इस मोमेंट में अपने आप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। देन देयर इज समथिंग विच इज़ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि डेप्थ और उसके बीच का पार्ट है। कभी कभी वो स्लिप हो जाता है कॉन्शियसनेस में। कई सारे इन्फॉर्मेशन हम डे टू डे लाइफ में, हम कहीं मॉल गए, हमने कोई चीज़ देखी, उस टाइम हमने इतना उसको ऑब्जर्व नहीं किया, बट कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है। हम कहीं किसी से मिले, अचानक से हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, बट देन समबडी रिमाइंड्स अस कि ये वो, अरे हाँ मैंने तो उसको इस पार्टी में देखा था, और आई हैड विजिटेड हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या मैं इससे तब मिली हुई थी। अचानक से कोई धुन बजी, मैंने कहा ये गाना कहीं सुना सुना सा लग रहा है, उस टाइम ध्यान नहीं आया, लेकिन सडनली व्हेन गिवन अ क्यू वो चीज़ बाहर आती है। सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गेटिंग स्टोर्ड इन आवर ब्रेन, बट इट इज़ नॉट एट द टिप ऑफ आवर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और टिप ऑफ द टंग, दैट पार्ट इज सबकॉन्शियस, एंड देयर इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ इट विच इज़ अनकॉन्शियस। हम आज तक उसके बारे में समझ नहीं पाए हैं कि किस तरीके से हम कैसी चीज़ों के साथ डील करते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए होते हैं लोगों के साथ में, जो बाकी लोगों को तो पता रहता है कि उसके साथ हुआ है, लेकिन सडनली द पेशेंट और द पर्सन डजंट रिमेंबर कि ये मेरे साथ कभी हुआ भी था कि नहीं। सप्रेस करके वो अनकॉन्शियस में चला गया है। कभी ना कभी वो बाहर आता है किसी। क्या हमारे सपने भी उसी में फॉल होते हैं? सॉरी, हमारे सपने इज समवेयर बिटवीन सबकॉन्शियस कॉन्शियस, और कभी कभी जो है अनकॉन्शियस थॉट्स भी आ जाते हैं उसमें, बट मेजरली सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्केप गेट होता है कि बहुत सारे हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स जो हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ के लिए, हम उसके साथ डील नहीं करना चाहते। तो जब हम सो रहे होते हैं तो देयर इज़ अ ब्लरिंग बिटवीन द बाउंड्री ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, तो तब वो स्केप करने की कोशिश करता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि हम सपने में हैं और बिल्कुल ही हम एज पे आ गए बिल्डिंग के और नीचे गिर गए? यस, ये बहुत ही कॉमन सपने हैं। ये कुछ तरीके, हम इसको फ्रॉइडन थ्योरी बोलते हैं। काफ़ी सारे ड्रीम्स थ्योरी जो है वो फ्रॉइड ने दिए हुए हैं, और जो कि हमारे फील्ड के वन ऑफ द एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ दी हुई है कि ह्यूमन ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन इमोशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और जिस हिसाब से हम सोचते हैं, जिस हिसाब से हम परसीव करते हैं, जिस हिसाब से हम बिहेव करते हैं, ये कभी कभी अलाइन नहीं होता है। हम सोचते कुछ है, फील कुछ और करते हैं, और बिहेव किसी और तरीके से करते हैं। तो कभी कभी जो ये मिसमैच होता है उसको एक तरह से अलाइन करने के लिए ये ड्रीम्स हमें आ जाते हैं। मतलब इनका कुछ कनेक्शन नहीं हमारे यूजुअली रियल लाइफ से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्ट कनेक्शन डेफिनेटली होता है। कुछ ड्रीम एनालिस्ट होते हैं जो इनके बारे में ज़्यादा समझते हैं, तो दे ऑल्सो गिव इट एज अ थ्योरी, बिकॉज देर इज़ नथिंग शॉर्ट अबाउट इट कि ये हो ही रहा है कि नहीं। तो ये एक थियोरेटिकल चीज़ ज़्यादा है। नेवरदलेस हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स कीप दी होराइजन ब्रॉडर फॉर आवर ऑडियंस कि हाँ हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, बट लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, और वो इसी के अराउंड जो है वो पूरी तरीके से बनाया गया है। एंड आई बिलीव कि उन्होंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नरेट किया गया है, बट डेफिनेटली इतना विविड नहीं होता है।
जिस हिसाब से वो उन्होंने इतने डिफरेंट स्केप्स निकाले हुए हैं उस मूवी में कि द पर्सन इज़ कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर, इतना रैपिड शिफ्ट नहीं होता है उसमें. समटाइम्स पेशेंट्स डोंट इवन रिमेंबर व्हाट दे हैड एक्चुअली सीन, और वो उसको जो है कन्फैबुलेशन, एक फॉल्स मेमोरी से जोड़ते हैं. तो आपने कॉमनली देखा होगा कि आपको पूरा सपना कभी याद नहीं रहता है. यू रिमेंबर द चंक्स ऑफ इट. और आप कभी कभी आपको अगर सोचने के लिए बोला जाए उसके बारे में, तो कभी कभी एक फॉल्स मेमोरी भी आप उस पर इम्पोज कर देते हो कि शायद ये था, शायद वो था. तो इट्स नॉट वेरी विविड दैट वे. तो हाउ वी प्ले अराउंड दोज चंक्स ओनली इन दैट केस. ओके. सो गाइस, दिस वाज क्राइम माइंड्स फॉर यू. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स. हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे एंड हमारे एक्सपर्ट के साथ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज में इसको क्रिएट करेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.